नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आपका मेज़बान अदनान हैदर उस वक्त जावेद साहब बड़े अरसे बाद इमरान खान साहब के लिए अडयाला में एक बड़ी अच्छी खबर आई है। खुदा हाफिज। आप यही बताना चाहते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि मंगल और जुमेरात को मुलाकातें क्यों नहीं हो रही? बंद था ना उनका सिलसिला, तो इट्स अ तो गुड आपको न्यूज़ खुल फॉर गया। इमरान खान। जी, वेरी गुड। आपको मुबारक हो, तहरीक इंसाफ के देखने वालों भाइयों को मुबारक हो। अल्लाह ताला आपको खुश हो खुर्रम रखे और आपको और It's a big relief for- इससे अच्छी खबरें सुनने इट्स अ बिग रिलीफ फॉर इमरान। लेकिन मेरे बारे में आप ये मशहूर कर दिया है और मुझे यूं लगता है वो ऑटो सजेशन एक लफ्ज़ कहते हैं ना कि आप खुद ही अपने आप से कुछ कहते रहे या कोई और आपको कहता रहे तो आप वैसे ही हो जाते हैं। तो काली ज़बान करते करते कुछ मैं भी कहता रहता हूँ, आप भी करते रहते हैं। मैं माफ़ी चाहता हूँ अपने देखने वालों से कि मेरी काली ज़बान जो है पीली हो वो एक बहुत ही बुनियादी मसले के ऊपर, जिससे मेरे और आपके, हम तनख्वाहदार, हम दिहाड़ीदार, चाहे मेरे जैसे खुशहाल लगने वाले हों या एक आम दिहाड़ीदार हो, उसके लिए एक बहुत बड़ा मसला है, वो है बिजली की कीमत। उसके बारे में कुछ उम्मीद दिलवा रहे थे। 14 मार्च का दिन था। जनाब अदनान साहब, जिन्हें लोगों को मार्फिन के टीके लगाने का शौक़ है, तो आइए देखते हैं कि उस दिन क्या मेरी और इनके माबैन गुफ्तगू हुई थी। और अब अच्छी खबर यह है कि बिजली की कीमतों में भी कमी हो रही है, मजीद होगी बतदरीज। और पेट्रोल और डीजल की कीमतें बल्कि 10 रुपए 15 रुपए तक कम होने के चांसेस हैं, बताया जा रहा है। सर, ये बहुत मैसिव किस्म की जो है कीमत कम हो सकती है। सकती है? सकती है, नहीं, हो रही है। होगी नहीं। यार किस कदर काली जबान है आप। यही तो मैं रो रहा हूँ और मैंने इसीलिए अपने देखने वालों से माफ़ी मांगी। और आज जब आप नहीं, यहाँ ये जरूर बताएं कि मैं गलत नहीं बोल रहा था। नहीं, बतौर साफ़ी तो मैं कह रहा था कि जरा ये बता रहे हैं। आपको झांसा दिया जा रहा था। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मैं आपको जिम्मेदार इसका नहीं ठहरा रहा, लेकिन आप झांसे में आ गए। मैं बदनसीब अपने बूढ़े बाल होने की वजह से, अपने सफ़ेद बाल होने की वजह से ना आ पाया। सिर्फ ये फ़र्क है मेरे और आप में। मैं आपको जिम्मेदार नहीं ठहरा रहा, ये आप इसके जिम्मेदार शहबाज शरीफ ने बहुत कोशिश की वैसे। बात यह है कि उनकी कोशिशें रंग न ला पाई। वो बताएं क्यों। तो मैं अपनी तरफ से जो है मैं कुछ नहीं कहूँगा। तुम जो अच्छी खबर बता रहे हो उसके मुकाबले में आज ही की ये खबर जो इस वक्त धड़ाधड़ टिकरों की सूरत हर अखबार और हर टेलीविज़न के ऊपर आपको देखने में मिल रही है, वो ये कह रही है, हेडलाइन ही सुन ले, बिजली सस्ती ना होने पर, बिजली सस्ती ना होने पर स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। 100 इंडेक्स में 2000 पॉइंट्स की कमी। यानी आज आपका स्टॉक एक्सचेंज जो है वो मतलब स्टॉक एक्सचेंज की उम्मीदें भी बिजली सस्ती से जुड़ी थी सर। तो कुछ ना कुछ तो था ना सर, वो ये कह रहे हैं कि बिजली के नरखों और प्रॉपर्टी टैक्स में कमी न किए जाने के खदशात की वजह से मार्केट को दबाव का सामना करना पड़ा। इससे कबल मीडिया में सरकारी ज़राए के तवस्सुत से अदनान हैदर जैसे हजरात, ये मैं अपनी तरफ से ऐड कर रहा हूँ, ये खबरें गर्दिश कर रही थी कि वज़ीर आज़म 23 मार्च को कौम से खिताब में बिजली के नरखों में 8 रुपए फी यूनिट का ऐलान करेंगे। कमी का ऐलान करेंगे, 8 रुपए फी यूनिट कमी। ताहम वज़ीर आज़म ने यौम पाकिस्तान पर अपनी तकरीर में ऐसे किसी रिलीफ पैकेज का ऐलान नहीं किया। अब बात बड़ी सीधी सादी थी कि वज़ीर आज़म साहब हों या दूसरे सरकारी हुकाम,
इन तमाम मामलात को देखते हैं, यार जब तक आपके पास IMF के साथ आपने फाइनल नहीं किया, वो यहाँ थे ना 4 मार्च से 14 मार्च तक तो यकीनन उस दौरान ये गुफ्तगू हुई होगी। कहीं वज़ीर आज़म ने भी कहा है, मुझे याद पड़ता है कि यार IMF से मेरी बात हो गई है, उन्होंने कहा है कि आप बिजली के नरखों में कोई इजाफा ना करें, कुछ इस तरह की बात हुई थी। इजाफा न करें ना, देखो इजाफा न करें इज समथिंग एल्स, कि अभी जो आप ले रहे हैं वो बरकरार रखें। नहीं, ये नहीं हुआ था ऐसी को, मैं मुझे जो पढ़ता लेकिन ये कहना कि कम होगी, लेकिन ये सही कह रहे हैं, क्योंकि उसी बुनियाद पर आपने उस दिन मेरे आगे बढ़क लगाई ना, मुझे तसल्ली दी। अच्छा, अब इसको तासुर और क्यों मिला? इसको तासुर आपको याद होगा कि 1 तारीख को या 15 तारीख को, इन दोनों तारीखों को पेट्रोल की कीमतों का फैसला होता है। ठीक, इस दफ़ा जो है आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमत जो है वो कम हो रही है, और काफ़ी हद तक हुई है, और ये बतदरीज मज़ीद कम होगी। उसकी वजह ये है कि ट्रम्प का अमेरिका जो है, एक तो वो खुद अपना तेल दुनिया में फेंकना चाह रहा है, आलमी मार्केट में लाना चाह रहा है। दूसरा ये है कि वो बहुत दबाव उसने डाला होगा यूक्रेन के ऊपर कि भाई तुम जंग बंदी करो। रूस के साथ जैसे ही जंग बंदी होगी, और रूस के लिए ट्रम्प ने जो सफ़ीर मुकर्रर किया है, अगर मैं उसका इंटरव्यू आपको चलवाऊं तो आपको हैरत होगी कि उनके जो सफ़ीर साहब है वो कहते हैं यूरोप क्या बेचता है, रूस तो इतना बड़ा मुल्क है, और ये कौन कहता है कि रूस जो है वो यूरोप पर हमला करना चाहता है? किसने कहा? सब झूठ है, कोई नाटो के लिए खतरा नहीं है। मैं बता रहा हूँ, ये उन जो सफ़ीर लगाया मौसूफ ने। ठीक, अच्छा, अब रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग बंदी के बाद दायमी अमन के लिए जो गुफ्तगू होनी है वो होनी है सऊदी अरब के शहर रियाद में। हाँ, तो ये तीनों ही तो दुनिया का सबसे बड़े तेल पैदा करने वाले मुल्क हैं, सऊदी अरब, अमेरिका, रशिया। और रशिया। तो वो जैसे जैसे मार्केट में उनका तेल आता रहेगा, ज़ाहिर है तलब और रसद के बुनियादी वजूहात पर, लेकिन पाकिस्तान को बदनसीब को हमें उस दिन जो है 14 मार्च को झांसा ये दिया गया कि साहब आप ये देखें, हम तेल की कीमत कम नहीं करेंगे, बल्कि एहतियातन ऐसा है कि 10 रुपए हमने पेट्रोलियम की लेवी भी डाल दी है। वो 60 से 70 कर दी, 60 से 70 कर दी थी। लेकिन साथ में ये कहा गया ना कि बिजली के अंदर, लेकिन ये हम सब कुछ इसलिए कर रहे हैं कि जो हम पेट्रोल की कीमतों की वजह से जो ज़र मुबादला वगैरह बचाएंगे, उसकी वजह से हम आपको बिजली में रिलीफ देंगे। यार बात ये है, एक तनख्वाहदार जो है, मैं हाथ बांध के जनाब शहबाज शरीफ साहब, बखुदा मुझे आपका एडवाइज़र बनने का कोई शौक़ नहीं है, लेकिन मैं आपसे इल्तिजा करता हूँ कि प्लीज़ याद रखें, आपको आवाम के वोटों की ज़रूरत है। आप मेरे अजीज़ हमवतनों कहकर जो है इस मुल्क पर काबिज नहीं हो सकते। आप ऐसे बदस्तूर फैसले लिए जा रहे हैं, और आम आदमी के नुक्ता नज़र से ये बात भूल जाइए, आम आदमी, आम पाकिस्तानी ये नहीं समझता कि आप गुज़श्ता 1 साल से पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं। वो कह रहे हैं मुसलसल 2.5 पौने 3 साल। वो समझते हैं कि आप अप्रैल 2022 से जब इमरान खान साहब की हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद मंजूर हुई थी, आप उस वक्त से मुसलसल वज़ीर आज़म आ रहे हैं। दरमियान में बस एक वक्फा आया था, वो केयरटेकर, वो उस वक्फे को भी नहीं कंसिडर करते, वो 3 साल से इनको वज़ीर आज़म समझते हैं। अब उसमें आप मिडिल क्लास को, ये दुनिया में पता नहीं कौन सी सियासत है, मेरे साथ बैठे ये कौन सा अफलातून है जिसने आपको ये बताया है कि आप शहरी मतवसत तबके की बेपनाह अक्सरियत को अपने से नाराज़ कर लेंगे और फिर भी आप आवाम के दिलदाता रहेंगे? ये मुमकिन नहीं है। उनके भी तो हाथ बंधे हैं ना, क्या करें शहबाज शरीफ साहब? मतलब देखें ना, हमने IMF प्रोग्राम में रहना, टारगेट से IMF ने इनको मना किया था कि अगर पेट्रोलियम की कीमत जो है वो कम हो रही थी तो आप
आवाम को ट्रांसफर करें। आप क्यों नहीं कर पाए? चलें, ये तो हो गया ना शहरियों का अलमिया। सुनो पहले तो मैं सारे आऊंगा अभी, इस तरह ना हो, इस तरह बात खत्म ना करो। शहरियों का अलमिया खाली बिजली की कीमत नहीं है। असल सवाल ये है कि आपने IMF को ये वादा कर रखा है कि हम एंड मार्च तक आपको इतना अमाउंट, ये रकम हम आपको रेवेन्यू की सरहद दिखा रिकवर करके देंगे। आप कहते हैं कि जी असल में वो अभी मसला है, आप वो एंड पे ले जाएं, क्योंकि इस हफ्ते के आखिर में वो ईद की छुट्टियां शुरू हो जाएंगी और हमारे यहाँ 8-10 दिन तक वर्किंग नहीं होती। हाँ, तो जब वो उसके बाद जब रिदम आएगा तो ऐसा करें कि इसको किसी तरह खींच करना है, 15 अप्रैल तक ले जाएं। बढ़ा दें। नहीं, बल्कि बेहतर यही है कि आप पूरे बजट तक का कल आप अच्छा इंतजार कर लें तो कोई बात नहीं। एक बात, आप टैक्स इकट्ठा ना कर पाए, वो अहदाफ आपने दिए थे IMF को, आप वो पूरे नहीं कर पाए, उसकी वजह से अब तुम्हारी तनख्वाह है, फर्ज करो यार तुम्हारी तनख्वाह है 10,000 रुपए, ठंडे दिल से सोचो, खुदा का वास्ता है यार, खुदा का वास्ता है। और अभी ये मत कहना कि मेरे पास टाइम नहीं है, वरना मैं ये उठा के तुम्हारे सर पे मारूंगा। नहीं मारे, मैं तुम्हें कह रहा हूँ, नहीं आप शायरी तुम्हारी तनख्वाह है 10,000 रुपए, अब उसमें तुम्हें बिजली में भी रिलीफ नहीं मिल रहा, तुम्हें पेट्रोल में भी रिलीफ नहीं मिल रहा, जबकि तुम्हें कहा जा रहा था कि जी हम क्या करें, हम तो अजीब अनोखे हैं, आलमी मंडी में जिसमें दुनिया खरीदती है पेट्रोल आप खरीदें। हमने मान ली बात। उसके बाद आप ही ने कहा, हर पढ़े लिखे आदमी ने कहा, पूरी दुनिया में ढंढोरे पीटे गए कि जनाब ये जिस तरह बिजली खर्च होती है, जिस तरह पैदा होती है, इस तरह माहौलियात खराब होता है, तो ऐ खल्क़े खुदा तुम अल्लाह के दिए हुए सूरज से जो है शमसी तवानाई हासिल करो और उसको नेट मीटर के साथ लगाओ और हम तुम्हें इतना रियायत देंगे। आपने मिडिल क्लास के साथ किया हुआ वो वादा भी भुला दिया। ठीक, अब आप 10 रुपए का एक यूनिट खरीदेंगे, बेचेंगे उसको 70 रुपए का, उसी की पैदा की हुई बिजली 10 रुपए की खरीद के 70 रुपए की भेज देंगे, उसी से आप 60 रुपए निचोड़ेंगे एक यूनिट के। बात यही खत्म नहीं होती। कौन से घर में, और खास तौर पर आजकल चीनी की कीमत का कितना वादा किया था? 164 रुपए, बाजार में कितने की मिल रही है? 180 की मिल लब्धी। और फिर क्या कर रहे हैं कि जी प्राइस कंट्रोल कमेटीज के जरिए रिटेलर, आम दुकानदार, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि समवेयर आपको किसी ने घेर लिया है। शहबाज शरीफ साहब, आपके इर्द गिर्द वजीर आजम साहब, नहीं अब मैं यकीन माने, मुझे कामिल यकीन है। नहीं, अब तो खैर लंबी चौड़ी टीम है उनकी। अब तौकीर शाह साहब भी उन्होंने बुला लिया, अब तो अपने बंदे। ये तौकीर शाह साहब सियासतदान नहीं है, है, लेकिन उनकी टीम में तो है ना। तौकीर शाह साहब बाजार गए हैं, कभी उन्होंने आज तक एक पाव चीनी खरीदी है जाके? नहीं, सागदार साहब ने तो खरीदी होगी ना। क्यों? उनका फाइनेंस से ताल्लुक है। उनके वालिद साहब जो हैं, उनकी तो नीला गुम्बद में उनकी दुकान थी साइकिलों की उस जमाने में यार। अच्छा, अंदाजा करो 60s में जिस बंदे के बाप की नीला गुम्बद दुकान नंबर कमाल। हाँ, मैं गरीब आदमी अपने बचपन में मुझे याद पड़ता है 3-4 मरतबा मैं राशन डिपो गया था, क्योंकि वहाँ इकट्ठी जो है वो 5 या पैकेज मिल जाता था। हाँ। तो वो यानी सस्ता। अच्छा, शहरियों का अलमिया तो रो लिया ना आपने? नहीं, तनख्वाहदार तबके का भी रो लिया। उन 10,000 अदनान हैदर को महीने का मिल रहा है। उसमें अदनान हैदर को ना बिजली में रियायत मिल रही है, मातम से आगे शुरू हो रहा है, मातम से आगे शुरू हो रहा है जी। अदनान हैदर के वालिद मोहतरम की कोई तनख्वाह नहीं है जी। उन्होंने वो YBG करके जी कणक लानी है, कपा लानी है, गन्ना लाना है, मक्की लानी है, तो उस तो पैसे कमाना नहीं। अलमिया सुन लो, आई बिलोंग फ्रॉम साउथ पंजाब जी। हमने गंदम का इशू उठाया यहाँ मौके पे। अब कई लोग कहते हैं नुसरत जावेद को इस तरह इशारा कराओ। गंदम का रेट इन्होंने फिक्स कर दिया 2900 रुपए, 2900 रुपए, और वो भी साथ में शर्त रखी कि हुकूमत, वो IMF ने कहा या कुछ जो पैरामीटर्स ने, कि हुकूमत अब परचेज नहीं करेगी, अब ये आड़ती उठाएगा। सरकारी रेट इन्होंने 2900 दिया है, अब आड़ती की मर्जी 2500 उठाए, गुजारिश 2400 उठाए। पर एकड़ का खर्चा सुन ले ना सर, आप खर्चा सुन ले। पर एकड़ का जो किसान का खर्चा बनता है वो 2500 से 2800 रुपए पर मान आता है। इस दफा
इसमें लॉसेस नहीं है अभी, लॉसेस डालो तो ये 2000 पे चला जाता है, 2200 पे चला जाता है। सबसे पहली बात यह है कि कोई शख्स हमें ये बताने को तैयार नहीं होगा कि इस दफ़ा हमारी फसलों को कितना पानी दरकार था और उसका कितना फीसद मुयस्सर हुआ है। नहीं बताया कुदरती तौर पर, ये नहीं कि एक वो जो चोरी वोरी जो होती है वो तो एक अलग बातें हैं। कुदरती तौर पर आसमान, रब्बे करीम और ग्लेशियर्स का पिघलना, बर्फ का गिरना, क्या इस दफ़ा वो बर्फ उतनी तादाद में थी, उस तादाद में पानी मुयस्सर हुआ? उसके होते हुए माजी की पॉलिसियों को जहन में रखते हुए क्या गंदम की वही मिकदार जो है वो बोई गई? नहीं, जितनी हमारे यहाँ औसतन हर साल होती है। नहीं। ठीक, उसके बावजूद हुकूमत, ये IMF का अभी जो वफ्द आया हुआ था 4 मार्च से 14 मार्च तक, स्टाफ लेवल वाला, वो ये कहकर गया है, इसीलिए तो एग्रीमेंट नहीं आया था आखिर में, ये कहकर गया है कि हुकूमत हमें सूबाई हुकूमतों से तहरीरन ये यकीन दहानी दिलवाए कि वो काश्तकारों से गंदम नहीं खरीदेंगे। मेजर पार्ट पंजाब है। अच्छा, अब आपने अगर मेरी गंदम खरीदनी ही नहीं है तो आप मेरे मामे लगते हैं। अल्लाह भला करे आपको। भाई IMF जो है अगर वाकई सरमायादाराना निजाम लेट द मार्केट डिसाइड ना, तो सरमायादाराना निजाम क्या कहता है कि लेट द मार्केट डिसाइड, तलब और रसद। अब मैं जो हूं, मैंने जो खर्चा किया है इस गंदम के उगाने पे, मेरी दानिश में ये जो 2900 रुपया रेट है ये मुझे बारह नहीं खाता। नहीं खाता। मैं ये कहता हूं मैं भूखा मर लूंगा, मैं इसको अपने स्टोर में जमा कर लूंगा, 2500 मैं इसे फेंक दूंगा, मेरी मर्जी में जो करूंगा, मैं इसे पानी में बहा दूंगा, लेकिन मैं 2900 की नहीं बेचूंगा। तो उसमें आप मुझे कैसे जुर्मदार? भाई आप मुझे ये गिलास जो है 10 रुपए में बेचने को तैयार नहीं, आप कहते हैं मैं नहीं बेचता। मेरी दुनिया में कहाँ होता है? नहीं होता। भाई आप कहते हैं जी आप, मैंने आपको इस कीमत पे नहीं बेचती, आप किसी और से ले लें। मेरी बात समझ गया आपको। अब ये बर्डन और किसान पे डाल दिया ना इन्होंने, तो अब फिर पाबंद कर दिया उसको। अच्छा, आरती जो है उसकी तो चांदी हो गई, फ्लार मिलों वाली चांदी हो गई। अब यही जो है ये क्या करेंगे कि इस वक्त जिस तरह थोक नहीं परचून फरोशों की दुकानों पर छापे मार के लोगों को ये तसल्ली दी जा रही है कि हम चीनी की कीमत कम कर रहे हैं, नहीं हो रही। वही वाकयात जो हैं ये करेंगे। पर ये ज़बान खल्क है, इसको कौन सुनेगा? नहीं, ज़बान खल्क को सुनना पड़ता है। आज तक 3 साल तो हो गए सर, 3 साल कान पे जूं तक दीरेंगी। अयूब खान साहब को 10 साल हो गए थे। चीनी था, चीनी चोर पहला नारा लगा था उन दिनों। तब चोर, उन दिनों वज़रा के इतने नहीं होते थे, बदकिस्मती से उनके एक वज़ीर होते थे होती साहब, उनकी, हालांकि मर्दान की सबसे बड़ी जो चीनी की है वो मीर अफजल खान साहब की, जो तारीख़ में जिसको कहा जाता था कि एशिया में चीनी की सबसे बड़ी, हमें बचपन में पढ़ाया जाता था, आपके शायद वो फिर छोड़ दिया गया होगा। हमारे में नहीं था। अब तो कोई एक वजीर नहीं है, अब तो वज़रा की फौज है, ज़फ़र मौज, बल्कि वज़ीर आज़म शामिल हैं। चीनी की मिलें, फ्लोर मिलें, सीमेंट मिलें। अब मैं अर्ज़ ये कर रहा हूँ कि अभी खुदा का वास्ता है समझने की कोशिश करें कि एक मिडिल क्लास के बंदे को आपने बिजली की रिलीफ नहीं दी, आपने पेट्रोल का रिलीफ नहीं दिया, आप उसको अब ये कह रहे हैं कि गंदम की ये कीमत रखनी है। सोलर में आपने जो रियायत ले रखी थी वो आपने वापस ले ली, और इंतहाई हक़ारत से पता नहीं कितने लोगों ने कर्ज लेकर सोलर पैनल लगाए थे। आप कह रहे हैं ये मुराआत याफ्ता तबक़ात से। नहीं, ये तो बड़ा हो गया ना। एक बात, आप कुछ फैक्टर्स की भी बात कर रहे थे ना कि यार क्यों बताएगा पर क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट, पानी, ये वो। अब इनका डिपार्टमेंट कहता है कि जो इस सीज़न में बारिशें हुई वो 62% कम हुई। मैं यही तो रो रहा हूँ। आज के दिन 24 मार्च है ना आज, हाँ खुश्क साली अलर्ट जारी हुआ। यही शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म है जी।
तो ये जब ये सारी चीज़ें देखते हैं, इनके ही लोग इनको बताते होंगे, नहीं की टीम ने इनको बताया होगा सर ये फिगर्स हैं, ये सूरत हाल है। अब इसके होते हुए किसान को जब पानी भी मुयस्सर ना होगा उसकी ज़रूरत के मुताबिक, और फिर रेट भी आप देंगे, और उसने जो उसके बावजूद अल्लाह पे तवक्कल करके जो शय पैदा की है उसकी कीमत भी उसको वाजिब नहीं मिल रही, 2 पैसे नहीं उसको इजाफी मिल रहे, तो वो क्या करेगा? वो खुदकुशी करेगा, नहीं करेगा। मेरे मुंह में खाक। भाई आप लोग बच्चों वाली बातें कर रहे हैं। सर अर्दवान ने बड़ा कमाल किया हुआ है, तो आप कुछ दिनों से क्या हो रहा है? वहाँ भी हालात आउट ऑफ कंट्रोल। बुनियादी वजह क्या है कि लीरा गिर गया है, बाकी तो सियासी तो बहाने होते हैं। और अयूब खान साहब के साथ जब मामला चला था तो उस वक्त मेरे प्यारे भाई जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को गिरफ्तार करके छोड़ भी दिया गया था और वो मुल्क से बाहर जा चुके थे। आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है, लंबे तवील दौरे पे अफ़गानिस्तान, यूरोप, जब उनको उतार के गिरफ्तार अभी किया, उन्होंने यानी कि पीपल्स, हाँ जेल से छोड़ा तो वो अपना जब आया ट्रेन लाहौर नहीं गए थे वो, नहीं जाके भी, अच्छा फिर वो उसके बाद फिर, लेकिन लोग आ गए थे सड़कों पे सिर्फ इस वजह से आए थे कि महंगाई लोग के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो। वो आपने एक रेफरेंस एक पीक का दे दिया, आखिरी मिनट है मेरे पास, क्या ये इस रेफरेंस को इस मौजूदा माहौल में फिट किया जा सकता है? क्या अभी भी कोई ऐसा भाई या सत्य खाना है शहबाज शरीफ वास्ते? देखो वास्ते सियासी बहरान भी अपनी जगह मौजूद हो, और आप समझते हैं कि है अभी भी अपनी जगह है ना, बल्कि उसमें भी इजाफा हो रहा है सियासी बहरान। सियासी भी, आप खाली ये कि दहशत गर्दी को ना बनाए ना मौजू अपना, सियासी बहरान भी है और दहशत गर्दी भी अपनी जगह वो बच्चे दे रही है ना एक और नौइयत के। अभी कराची प्रेस क्लब के बाहर क्या हो रहा है? सड़कें बंद है ना। लाहौर प्रेस क्लब के बाहर नहीं जी, कराची प्रेस क्लब, लाहौर भी बंद है। चले अगर लाहौर भी बंद है तो शिमला कोई और वजह होगी। तो ये एक बुरहानी कैफियत है ना। इस बुरहानी कैफियत में अगर गरीब आदमी को ये पता चले कि उसे गंदम भी नहीं मिल रही, चीनी भी उसके लिए लेना नाकाबिले बर्दाश्त है, वो दूसरी तरफ से बिल ये आया हुआ है, मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलवाने जाता हूँ तो वो इतने पैसे होते हैं, तो वो क्या करेगा? प्लीज़, और मैं तुम्हें दोबारा कह रहा हूँ कि ये इस वजह से है कि ये जो शहबाज शरीफ साहब मौजूदा हैं, ये वज़ीर, ये जो शहबाज शरीफ, हाँ, इनके इर्द गिर्द ऐसी दीवार है, मेरा ख्याल था वो हमारे सुना है बड़े मशहूर सहाफ़ी हैं, मुझे उनसे मिलने का कभी शर्फ हासिल नहीं हुआ, अल्लाह ताला कभी हो सकता है रहम फरमाए। हुज़ैफ़ा रहमान साहब को लिया सहाफ़ी हैं वो, सुना है मैंने तो। नहीं अच्छा नहीं है यार वो, खैर सहाफ़ी का काम रिपोर्ट करना होता है ना, जाके रिपोर्ट करना। आप किसी के बारे में जो है ऐसी फजूल बात, नहीं, आई शुड बी अकाउंटेबल। अच्छा खैर, यू शुड बी अकाउंटेबल वो नहीं है, तो उनको लाने का सुना गया था कि वो जो पब्लिक पल्स होती है, हमारा यानी प्रोग्राम नहीं, हमारे टीवी का नहीं, वो जो है उसके बारे में, चूँकि उनकी वज़ीर आज़म तक बहुत रसाई है, अच्छा, तो उनको उन्होंने वो ये भी दे दिया, ये फोकलोर वगैरह, तो ज़ाहिर है कि आवाम यानी किसानों तक चले जी पब्लिक पल्स शहबाज शरीफ तक पहुंचाने में कामयाब होंगे या नहीं होंगे? नहीं, अगर नहीं होगा तो फिर ऐसा ना हो कि तुम भी मदावा ना कर सको। सूफी तबस्सुम साहब कह चुके हैं, खुदा के अल्लाह के। ठीक है जी, मैं एक ब्रेक जी। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। नूर साहब, हमने अपने सुनने और देखने वालों से एक वादा किया था कि जो हौलनाक कत्ल था मुस्तफ़ा आमिर का कराची वाला, उस पर हम अपडेट रखेंगे अपने सुनने वालों। हाँ, हमारे साथ समर मुबारक साहब हैं, समर अब्बास साहब हैं। अभी लेटेस्ट एक डेवलपमेंट आज हुई है। बदकिस्मती हमारी ये है जी कि कराची में, जैसे हम पहले सेगमेंट में आपको बता रहे थे, कुछ ऐसे वाक़यात हो रहे हैं कि हमारे कैमरा पर्सन और DSNGs उनको उधर कवर करने जा रहा है, तो हम मजबूर हैं कि हम समर साहब को जो हैं हम ऑडियो कॉल पे हमारे साथ हैं। जी समर भाई, ये क्या लिखा है प्रोसिक्यूशन सिंध ने कि जो तफ्तीशी टीम थी उन्होंने कुछ सही तफ्तीश नहीं की है, क्या मामला जरा बताइएगा। देखें, मेरी आवाज आ रही है क्लियर? जी आ रही है, बिल्कुल आ रही है। अच्छा, इसमें ना अदनान भाई, एक बात यह है कि आज जो प्रोसिक्यूशन ने एतराज उठाया है वो 2 केसेस पे उठाया है। एक तो साहिर का जो केस था उस पे जो कि मुंशियात ने गिरफ्तार हुआ था, और जबकि अरमगान केस पे भी
जो प्रोसिक्यूशन ने एतराज उठाया इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर पे कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने तफ्तीश जो है वो दुरुस्त संत में नहीं की, इससे केस जो है वो खराब हो सकता है। जबकि इस हवाले से जो प्रोसिक्यूशन के हवाले से बताया जा रहा, हमारे कोर्ट रिपोर्टर ने भी ये खबर दी है कि एक लेटर लिखा गया आईजी सिंध को, जिसमें अरमान केस के हवाले से बताया गया कि तहकीकात में पुलिस ने जो है वो गलत रवैया अख्तियार किया और इसमें इनका जो इन्वेस्टिगेशन का तरीकाकार था वो दुरुस्त नहीं था। जबकि आईजी सिंध ने भी आज चीफ जस्टिस से मुलाकात की है, वहाँ सहाफ़ियों ने सवाल किया उनसे कि क्या आया कोई ख़त लिखा गया प्रोसिक्यूशन की जानिब से, तो उन्होंने कहा कि ताहाल उन्हें कोई ख़त मौसूल नहीं हुआ। ताहम मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस की जो तहकीकात है उसकी पुलिस की तरजीहात में शामिल है और हम इस केस को जो है बिल्कुल शफाफियत और इंसाफ के तकाज़ों को देखिए समर भाई, आप इतने अरसे से क्राइम को कवर कर रहे हैं, तकरीबन सारी ज़िंदगी आपने जराइम की खबरें देने, उनका ताक़ुब करने में गुजारी है। आपको ये बहुत ही रेयर वाक़या नहीं लग रहा कि एक ऐसा शख्स या डिपार्टमेंट या इदारा जिसने खुदा न खास्ता अगर मैंने कोई जुर्म किया हो या कत्ल किया हो और उसने उसको अदालत में साबित करना है कि मैं मुजरिम हूँ, वो जब ये कहेगा कि तफ्तीश ठीक नहीं हुई, तफ्तीश ठीक नहीं हुई, क्या आपको अपने तजुर्बे में इस तरह बाकायदा लिख कर कभी शिकायत आपको याद आ रही है? नहीं, देखें ये वाहिद केस है जिसमें इस तरह की शिकायत जो है वो प्रोसिक्यूशन की जानिब से नजर आई है, जबकि ये वाहिद केस है जो शुरू से आप जो है इस केस को फॉलो भी कर रहे हैं और आप गाय बगाए इस पे तमाम चीजें जो हैं वो डिस्कस भी कर रहे हैं। इसमें बाकायदा जो जुडिशल मजिस्ट्रेट भी इसमें जो उन्होंने केस को रिमांड दिया, रमजान केस का तो देखें इसमें रिमांड आया, लेकिन इसमें एक जज के खिलाफ भी एक ऑर्डर जारी किया गया, वो भी पहली दफा देखने में आया। केस बड़ा अहम है। इसमें एक और बात मैं आपको बताऊं कि जो FIA ने बाकायदा अरमगान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है, जो कि ये कॉल सेंटर चला रहा था। शुरू में आपने ये जो है अपने प्रोग्राम में आगाह किया था कि ये कॉल सेंटर जो डब्बा चलाया जा रहा है, ये इसका क्या कौन तहकीकात करेगा, तो FIA ने बाकायदा तहकीकात करते हुए एंटी मनी लॉन्ड्रिंग इनका सेल है, उसमें अरमगान के खिलाफ बाकायदा जो है मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसमें ये बताया जा रहा है FIR में कि ये महाना जो है $5 लाख जो है वो $5 लाख, जी सर, $5 लाख जो है ये महाना कमा रहा था। मुख्तलिफ ममालिक में ये फ्रॉड करता था। कॉल सेंटर 2018 से कायम हुआ था। अब ये इसमें हवाला हुंडी और मनी लॉन्ड्रिंग के शवाहिद FIA को मिले, जिसके बाद जो है ये बाकायदा अरमगान के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। एक तो ये आपकी जीत है क्योंकि आप ही ने पहले आपने ये नुक्ता उठाया था कि जो कॉल सेंटर चला रहा है डब्बा है जिसमें फ्रॉड लोगों से हो रहा है, उसकी कौन तहकीकात करेगा, तो FIA ने तहकीकात करते हुए बाकायदा मुकदमा दर्ज कर लिया। अच्छा, इसमें कई चीजें, अब अरमगान का जो वालिद है कामरान कुरैशी, उसे भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। वो कल उसकी जेल कस्टडी होगी, खामोशी से पता ही नहीं चला, ठीक है ना। देखें ये चीजें नहीं क्या हो गई, सॉरी क्या हो गई, जेल कस्टडी यानी कि उन्हें गिरफ्तार, वो तो यार जुडिशल भिजवा दिया जाता है। जुडिशल तो तब भिजवाया जाता है जब उनसे पूरी इन्वेस्टिगेशन हो जाए, तो उनसे कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन हो गई यार, यही तो खामोशी से कह रहे हैं ये चीजें, यही केस। देखें मेरी बात सुने, बात ये कि अब अरमगान पे मजीद केसेस डाले जाएंगे ना, अगर कोई भी ऐसा जिसमें प्राइवेट मुद्दई होगा और कल को मुद्दई जो है वो मुनकर हो गया, तो पुलिस एक केस अगर लूज करेगी तो समझो इस तमाम जो असर है वो अरमगान केस का जो है मुस्तफा आमिर कत्ल केस पे पड़ जाएगा। अरमगान जो है इंतहाई शातिर नजर आ रहा है। कल जैसा कि इसने जब बयान देने आया तो उसमें भी कह रहा है कि जी उसकी वालदा पे इल्जाम लगाए, फिर कहा जी मेरे पीछे इसराइल लग गया है, मेरे पीछे मोसाद है, मेरे पीछे दुनिया की एजेंसी है। तो इस तरह की बहकी बहकी बातें कर रहा होता है ये। और वालिद जो है, उसका वालिद का आप सारे इस केस में किरदार सामने, वालिद ने असला दिया, उसको सपोर्ट करता रहा, बिलाखिर वो भी शिकंजे में आया, पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और जेल कस्टडी। ये कामरान कुरैशी कितना अरसा रिमांड पे रहा, कितने दिन, सॉरी मेरे ख्याल में 3-4 दिन रहा, उसमें ज्यादा रिमांड पे नहीं रहा। लेकिन बात यह है कि अब अरमगान के केस में अगर पुलिस बेहतरीन तरीके से तफ्तीश नहीं करेगी तो ये केस खराब हो जाएगा। देखें प्रोसिक्यूशन ने तो एतराज उठा दिया, तो ये बड़ी डेंजरस चीज है। देखें ना, ये इस तरह के केसेस में। अच्छा, अब दूसरी बात ये कि जो दूसरा केस था साहिर हसन का,
जो कि अदाकार साजिद हसन के बेटे हैं, मुंशात का था, उसमें भी डिप्टी डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर जो है उन्होंने पुलिस चालान पर एतराज उठाया। उन्होंने कहा कि अबूरी चालान जो है कबूल नहीं कर रहे हम, वजह ये कि इसमें जो है काफी गलतियां हैं। तो अदालत ने जो है 26 मार्च तक प्रोसिक्यूशन के एतराजात दूर करके दोबारा चालान पेश समर करने का भाई, आप हुक्म दिया मिलते है। रहते हैं जो पुलिस की हायर अथॉरिटीज हैं कराची में, तो उनसे आप पूछते नहीं है कि इतना अहम केस है, दुनिया भर के मीडिया ने उसको रिपोर्ट किया, पाकिस्तान के मीडिया पे इसकी बात होती रही, तो आपकी प्रोसिक्यूशन टीम इतनी नालायक है, इन्वेस्टिगेशन टीम, कि वो सही से इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाई मामले को, कि प्रोसिक्यूशन को एतराज उठाना पड़ा उस पर? अच्छा देखें, इसमें ऑनेस्टली अगर बात की जाए तो अफरान जो है वो सर पकड़ के बैठ जाते हैं। इन्वेस्टिगेशन का शोबा जो है ना, उससे सब परेशान है। इंतहाई बदतरीन जो इनकी परफॉर्मेंस है इन्वेस्टिगेशन की, ये वजह नहीं समझ आ पा रही। हालांकि समर भाई, IGC केस ने बिल्ट होता है दो चीजों पे सर, एक FIR पे, एक आईओ की रिपोर्ट पे। अगर ये दोनों चीजें ही वो तो कमजोर होंगी, कह आप जहां रहे मर्जी चले हैं, जाएं, यार वो कह रहे हैं कि अफसरान बेचारे अपना सर पकड़ के खुद बैठे तो फिर हुए इंसाफ हैं। नहीं मिलेगा ना। इसका तो नहीं, ये ये मतलब केस नहीं, पूरे ओवरऑल अगर देखें, पूरे ओवरऑल कराची की अगर मैं बात करूं इन्वेस्टिगेशन की, तो मैं अगर अपने तजर्बे की बुनियाद से बताऊं तो तमाम केसेस जो खराब होते हैं वो इन्वेस्टिगेशन वाले केस का बिल्कुल जी, बेड़ा वही गर्क कर होते देते हैं। हैं। जब से ये तफ्तीश अलग हुई है, पहले एक SHO होता था, उसकी जिम्मेदारी थी कि FIR करेगा और वो पाया तकमील तक पहुंचाता था। शाहजो नादर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है वो केस को पाया तकमील तक पहुंचाता है, सजा हो जाती है मुल्जमान को। लेकिन अगर शरह देखी जाए तो शरह बहुत खराब है। अगर 2000 केसेस हैं तो इन्वेस्टिगेशन जो है वो नाकाम नजर आ रही होती है। SSP इन्वेस्टिगेशन के बिल्कुल मैं माजरत के साथ कहूंगा, उनकी दिलचस्पी नहीं होती इन केसेस पे। ऑपरेशन अभी आप SSP ऑपरेशन लगा दें या SHO आप ऑपरेशन लगा दें, देखें कैसी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी, क्योंकि डीलिंग है। अब इन्वेस्टिगेशन FIR जब जाती है उनके पास, उसके बाद जो है ना मुद्दई बेचारा ऐसे लगता है मुद्दई को कि वो मुल्जम है। सही बात। तो ये देखें, ये तो कराची का अलमिया है ना। ऐसे केसेस तो ये मैं 20 साल से देख रहा हूँ। जितने मुल्जम, जितने बड़े दहशतगर्द छूटे हैं, वो इसमें एजेंसियां काम करती हैं, रेंजर काम करती है, पुलिस बेचारे कुर्बानियां देती है। जवान पुलिस के जब तफ्तीशी पुलिस के पास आता है, वही केस का बेड़ा गर्क कर देते हैं। फिर उसकी फाइल इतनी बनेगी, फिर मुद्दई से पैसे तलब किया जाना, तो ये बड़ी बुरी हालत है। इस पे कई दफा हमारी अफरान से बात हुई है, उन्होंने बड़ा संजीदगी से लिया है। वाहिद IG गुलाम नबी मेमन है, उन्होंने बड़ी संजीदगी से लिया। बाकायदा इन्हें पैसे देते हैं सरकार की तरफ से कि भाई केस आप फाइल करें, प्रॉपर केस। फिर इन्वेस्टिगेशन इंस्पेक्टर भर्ती किए गए हैं जो इन्हीं केसेस को, जो खासकर ऐसे केसेस हैं, उन्हें डील किया जाए। इस केस में SHO दरख्शा और SIO दरख्शा भी मुअत्तल हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद पुलिस की इस तरह की परफॉर्मेंस बड़ी लम्हिया फिक्रिया है। और ये अफरान के लिए भी एक चैलेंज है कि ऐसे केस जो इम्पोर्टेड केस है, जिसमें वज़ीर-ए-आला सिंध ने भी कहा है कि इसमें कोई कोताही ना की जाए, उसके बावजूद जो है आज जिस तरह प्रोसिक्यूशन ने एतराज लेकिन उठाया जी है, जो ये देखिए, जो पार्टी अगर आपने खुद कहा डॉलरों में जो कमा रहे थे, तो वो उसे खर्च भी कर रहे होंगे। तो खर्च हुए तो यहाँ हुआ ना और सर। वो ये हो गया है आपका। इस पे JIT वगैरह बनी थी, वो तो नहीं बनी नहीं, इसमें देखें तहकीकाती कमेटी बनी थी, JIT नहीं है। वो भी जब आप याद होगा आपको, आपने प्रोग्राम में जिक्र किया था कि भाई ये ऐसा केस है जिसमें कम से कम JIT बननी चाहिए, नुसरत जावेद साहब ने ही कहा था। उसके बाद अगले दिन जो है फिर ये JIT बनी है, और JIT नहीं बनी, तहकीकाती कमेटी, जो कि पुलिस की थी, जिसकी सरबराही DIG CI हैं मुकद्दस हैदर वो कर रहे हैं। उन्होंने ये केस बड़ा अच्छे तरीके से डील किया, बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने हैंडल किया। लेकिन जाहिर है वो भी अफसर हैं, कहीं ना कहीं उन्हें भी दबाव का सामना करना पड़ा होगा। अब जो साहिर हसन वाला केस है वो भी SIU के पास है, वो भी अंडर DIG CIA के आता है। उसमें भी बड़े बड़े सियासतदानों के बच्चों के नाम आ रहे थे, जैसा कि अदनान भाई ने काफी कोशिश की कि मैं वो नाम निकाल दूं, लेकिन एक आधा नाम हमारे रिपोर्टर ने दिया किसी खातून का, उस पर भी नोटिस दे दिया कि जी आपने खातून का नाम। हमें बहरहाल जब तक अगर पुलिस खुद नाम नहीं देती है तो हमें क्या पड़ी है जी। नहीं बिल्कुल नुसरत साहब, बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। बिल्कुल आप बिल्कुल हमारा प्रोफेशनल रवैया है, बहुत शुक्रिया। अपना जो ख्याल पुलिस रखिएगा। कहेगी हम वही कहेंगे। एक ब्रेक। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। साहब, अफसरों के वो होते हैं ना, तरक्कियां होती हैं, प्रमोशंस होते हैं, उसके बोर्ड होते हैं। तो नून लीग ने पूरी एक फील्डिंग सेट की है, तमाम ग्रेड्स 19 से 20, 20 से 21, 21 से 22 और 21 से 22 बड़ा अहम होता है, क्योंकि उससे 22 बड़ा अहम होता है, क्योंकि उससे आपने चीजों को एग्जीक्यूट कराना होता है। उन्होंने 22 इज द अल्टीमेट ना यार। जैसे अगर आप फौज में जाते हो तो आपकी ख्वाहिश होती है कि एक दिन मैं कम से कम लेफ्टिनेंट जनरल बनूं, अगर मैं कोर कमांडर लग जाऊंगा। ठीक है, यू आर राइट। तो एक की पोजीशन है, सिंपल। तो एक तो उसको बड़े तरीके से उन्होंने उस बोर्ड को, एक तो प्राइम मिनिस्टर ने खुद उसको चेयर नहीं किया, उन्होंने डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को उस पर लगा दिया गया।
फिर उन्होंने एतमाद में लिया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, बिलावल साहब भी उसका। कहीं ना कहीं आया चीमा साहब बैठे होंगे। हाँ वो भी थे अखबारात बैठे होंगे, में। मैं ऐसे नहीं, कह रहा थे। हूँ, मैं ऐसे अंदाजा नहीं देता हूँ। मुस्तनद ज़राए ये कहते हैं कि वो भी मौजूद थे। मैं खबर नहीं दे रहा। अच्छा, तो ज्यादा नो पीका प्लीज। हाँ अच्छा उसमें हुआ क्या? नहीं अब तो ये हो चुका ना, नोटिफिकेशन हो चुके, बोर्ड हो चुका। उसमें हुआ क्या? उसमें मेरिट जिसको लफ्ज होता है ना कि हम मेरिट पे तक प्रमोशंस करेंगे, उसकी धज्जियां उड़ा दी गई। मतलब मनपसंद लोगों को प्रमोट किया गया जिनका नंबर्स ही नहीं बनते थे। वो 4-5 उसके क्राइटेरिया में मैंने इसको रीचेक किया सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट के ऑफिस से कि 2 साल 21 में आपने सर्व किया हो, फिर आपकी कंजेक्टिव 3 ACR वेरी गुड हो, फिर आपके खिलाफ कोई इंक्वायरी या ऑडिट पैरा नहीं है। चौथा उसमें जो बड़ा इंपॉर्टेंट है वैरायटी ऑफ सर्विस, कि आपने स्टाफ किया हो, पुलिस सर्विस है तो कमांड भी किया हो। पर हैरत अंगेज तौर पे उनमें वो DMG का हो, वो दूसरे बैचेस हों, पुलिस सर्विस हो, उन लोगों को लाए गए हैं जो मेरिट पर पूरा ही नहीं उतर रहे थे। इंचार्ज के मेरिट पे एक लिस्ट दी गई आपको 15 लोगों की, 5 सीटें थी, तो आपने क्या किया? आपने अपनी मर्जी के उन 15 में से लोगों को ले लिया। अच्छा 15 की लिस्ट भी नहीं बनती थी कि आप 10 ले आए, तो उस नुसरत जावेद को प्रमोट करना, तो वहां तक उस लिस्ट को ले गए यार इस लिस्ट में नुसरत जावेद किसी तरह इन हो जाए। फॉर एग्जाम्पल मैंने वैसे तो सारी लिस्टों पे काम किया, एक मैंने लिस्ट निकाली पुलिस सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान PSP की, उस पे इन्होंने 8 लोगों को प्रमोशन दी। जो लिस्ट बनाई वो कुछ 36 लोगों की बनाई है। 36 लोगों का वर्किंग पेपर्स जाते हैं। 36 को 21 में से 22 में लाना, 21 में नहीं, 36 लोगों की लिस्ट गई जो अब उसमें ये मैंने क्राइटेरिया भी आपको बता दिया, और ये मैंने क्राइटेरिया सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट के ऑफिस से रीचेक किया है, फिर मैंने यहाँ अनाउंस किया है। अब उसमें इन्होंने 8 लोगों को 22वें तक प्रमोशन दी, और उसमें ये लेके आए मोहम्मद ताहिर तक 14वें नंबर तक के बंदे, और इसमें से 8 लोग प्रमोट हुए, यानी 6 नहीं हुए। और वो 6 कौन नहीं हुए? जो टॉपर्स हैं। मतलब टॉपर्स में एक नाम मोहम्मद आमिर जुल्फकार खान का भी है, जो IG आईजी खाली एक जगह नहीं, वो मेरा ख्याल है IG पंजाब भी लगे थे जब शहबाज साहब आए थे लगे, और IG मोटरवे भी रहे, IG इस्लामाबाद भी रहे। तो अगर इतने ही बुरे थे तो फिर वो क्यों लगाया था मैंने प्रीवियसली ना IG मोटरवे क्यों लगाया, और IG पंजाब क्यों लगाया? IG अगर वो इतना ही बुरा अफसर था तो आपने इन 3 जगहों पे उनको क्यों पोस्ट किया? फिर यहाँ मामला यहाँ नहीं रुका, आपको पता है ये भी पिटीशन लेके इस्लामाबाद हाई कोर्ट चले गए, 3 और लोग चले गए हैं। तो मामला हाई कोर्ट चले गए। अच्छा आम तौर पर देखो, मैं यहाँ 75 से हूँ, मैं खुद भी ज़ाहिर है कि गवर्नमेंट कॉलेज के हमारे ज़माने में जो मीडियोकर स्टूडेंट होते थे CSS ज़रूर करते थे, चाहे पास हो या फेल हो। ट्राई करनी और फिर ये कि मेरे अपने यानी फादर इन लॉ भी ग्रेड 22 में रिटायर हुए हैं। आम तौर पर ब्यूरोक्रेट अगर उसको बोर्ड जो है नज़रअंदाज करते ना, तो वो कहता है चलो अल्लाह ताला ने मुकद्दर, वो अदालतों में नहीं जाते। ये अदालतों में जाने का मतलब ये है कि जो लोग अदालतों में गए हैं they have a very strong case to plead। अलग मुझे ये महसूस हो रहा है। नहीं ऑफ कोर्स, देखिए ना, वरना आप अदालत नहीं जाते। सरकारी अफसर जो है अमूमन सर कहता है यार चलो ठीक है अल्लाह ताला के क्राइटेरिया बताए। अच्छा एक 2024 का केस है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, ये वो मुझे ढूंढा है, वो उसका मिला नहीं, बट वो तय है, कंफर्म केस है कि उसमें भी इसी तरह का मामला था। तो कोर्ट ऑर्डर्स हैं कि जब बोर्ड मीटिंग हो उससे पहले अदनान हैदर के वर्किंग पेपर खराब हैं तो आप अदनान हैदर को कन्वे करेंगे, अदनान हैदर उसको ठीक कराएगा या कोई जवाब देगा, नहीं देगा तो यू हैव टू कन्वे दैट। नहीं किया गया। ये आमिर जुल्फकार का नाम ही है, ये इतना ही बुरा था। ये तो नहीं हो सकता ना किसी ACR खराब होती तो 3 पोजीशंस क्यों होती? फिर एक शख्स ने कमांड किया है, इसमें कई लोग ऐसे हैं, अब मैं नाम नहीं लेना चाहता उन लोगों के, बट उन्होंने कमांड नहीं किया, बट आपने उनको प्रमोशन दी सिर्फ ऑब्लाइज करने के लिए। जब ब्यूरोक्रेसी में मेरिट की धज्जियां उड़ाई जाएंगी, गरीब मर रहा है, शहरी तबका जलील हो रहा है, तनख्वाहदार तबका खौर हो रहा है, और ब्यूरोक्रेसी में आप बाबा ये जो हफ्ता इतवार था मुझे वो अफ्तार पार्टीज वगैरह में जाना पड़ा। तुम्हें पता है ये ब्यूरोक्रेट्स का शहर है, वहाँ ये बहुत ही डिस्कस हो रही है, और ये इस हुकूमत के लिए वबाले जान बन जाएगा। अब देखना, ये शहबाज शरीफ साहब मेरिट के नारे लगाते थे, पर आपने कम से कम 21 और 22 का तो मैंने पूरा बोर्ड पढ़ा है, आपने मेरिट का ऐसा कत्ल किया है कि इस पे मातम ही बनता है। वो तो जब खुद ही कह रहे हो प्रिजाइड ही नहीं कर रहे थे जबकि रूल्स के मुताबिक, तो मैं इसाक डार को बिठाया सी ही सेट इसाक डार के भाई इसको चेयर करो। अपना ख्याल रखिएगा नाज़रीन, अल्लाह हाफिज़।